तो अब देखते हैं डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो जो हमारी लंग्स में एयर होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। फिर टिश्यू में से जो लंग्स की तरफ ब्लड जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अब जो गैस का ट्रांसपोर्ट है वो होता कैसा है? इट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है फ्रॉम विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब डिफ्यूजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है फॉर डिफ्यूजन टू हैपन, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। अभी जो ट्रांसपोर्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट स्टेज इनसाइड द वेसल फॉर 0.8 सेकंड। ओके, यहाँ से ब्लड आया, लंग्स में से वापस चले जाता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रहता है वो होता है ओनली टिल 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होना चाहिए। सो डिफ्यूजन हैपन्स विद इन दिस 0.8 सेकंड्स। अब सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैस, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, नो एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें फिक्स लॉ होता है, इट डिस्क्राइब्स सिंपल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो होता है इट इज़ विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। मतलब अगर मेम्ब्रेन थिक होगी तो फिर डिफ्यूजन कम होगा, एरिया बड़ा होगा तो फिर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो भी डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, साइज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा तो फिर डिफ्यूजन कम होगा। तो ये 5 चीज़ें याद रखनी है। थिकनेस एंड साइज ऑफ पार्टिकल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एरिया एंड सॉल्युबिलिटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो डिक्रीज डिफ्यूजन में कब देखने को मिलता है? एक तो या तो एरिया कम होगा, एरिया कम किस में होता है? इन एम्फाइसीमा, जहाँ पे एल्वियर वॉल जो होती है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो डिस्ट्रॉय होती है, तो इसकी वजह से एरिया कम हो जाता है, इसकी वजह से डिफ्यूजन भी कम होता है। या फिर इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन थिकनेस जो होता है इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब हम डिफ्यूजन मेजर कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन नोन एज DLCO, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इट हैज़ 210 टाइम्स मोर अफिनिटी टू द हीमोग्लोबिन व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है इन द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इट हैज़ 210 टाइम्स हाई अफिनिटी टू द हीमोग्लोबिन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड ओनली फॉर डिफ्यूजन स्टडीज़। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू से भी याद रखनी है, नॉर्मल वैल्यू आएगी 25 ml पर मिनट पर mmHg। कि DLCO, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ यूज फॉर डिफ्यूजन स्टडीज़, नॉर्मल वैल्यू इज़ 25 ml पर मिनट पर mmHg। अब डिफ्यूजन कम कब होगा ये हमने देख लिया, एक तो एम्फाइसीमा में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, अनीमिया में। ओके, जब RBC कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उसकी वजह से भी DLCO वो कम हो जाएगा। इंक्रीज DLCO कब होता है, मतलब जो डिफ्यूजन वो ज़्यादा कब होता है? तो अगर RBC या हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है तो लाइक इंक्रीज इन RBC नंबर इन पॉलीसाइथीमिया, फिजियोलॉजिकली होता है इन एक्सरसाइज। तो इन केसेस में लो DLCO मतलब लो डिफ्यूजन, हाई DLCO मतलब हाई डिफ्यूजन, सिर्फ इतना याद रखना है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो 99% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है हीमोग्लोबिन। CO2 ट्रांसपोर्ट 30% होता है विथ हीमोग्लोबिन एंड 70% विथ बाइकार्बोनेट आयन। 70% इसमें बाइकार्बोनेट आयन, 30% हीमोग्लोबिन, इसमें 99% हीमोग्लोबिन। अब O2 ट्रांसपोर्ट, तो सिर्फ मेजर ट्रांसपोर्ट याद रखना है। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स 1.34 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो नॉर्मल एडल्ट में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो टोटल 20.1 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन पर 100 ml। कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है इट कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी याद रखना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इसका जो शेप होता है वो एक सिग्मॉइड शेप होता है। ओके, सिग्मॉइड शेप होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन वो सेचुरेट हो चुका है विथ ऑक्सीजन। तो 100% सेचुरेशन मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 100% सेचुरेशन हो गया, और कोई ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है हीमोग्लोबिन में, तो ये 100% सेचुरेशन। और यहाँ पे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई वो होती है 104 mmHg या रफली 100 mmHg। कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इट इज 104 mmHg, टिश्यू में वो होती है 40 mmHg। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? यहाँ एल्वियोलाई में से इसने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट किया ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में लंग में ले गया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो गया, और वापस ऑक्सीजन कैरी कर लिया, और फिर वापस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में 104 mmHg होता है PO2, तो उसमें हीमोग्लोबिन का 100% सेचुरेशन होगा। अब जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ करता जाएगा बॉडी टिश्यू में, वैसे वैसे और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ कब करेगा? जहाँ पे PO2 वो कम होगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होगा, वहाँ पे PO2 कम होता है, लाइक इन टिश्यूज़ 40 mmHg, तो वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये उसने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और फिर उसको वापस लंग में ले गया। तो ये याद रखना है,
100 mmHg में हीमोग्लोबिन को 100% सेचूरेटेड होता है, और जैसे जैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन सेचूरेशन जो है वो कम होता जाता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता जाता है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ पे। तो फुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये ग्राफ में देखो, यहाँ पे ये 100 mmHg PO2 है, इसमें 100% सेचूरेशन है ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से ऑक्सीजन उसने ले लिया लंग में से, फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करता गया। जब BO2 40% होगा, सॉरी 40 mmHg होगा मतलब टिश्यूज़ में, तो उसमें 75% हीमोग्लोबिन सेचूरेशन होगा। कि हमने पहले देखा था 1 Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब वो 100% सेचूरेटेड है। अब अगर 75% सेचूरेशन हुआ तो उसने एक ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया, कि 40 mmHg टिश्यू में जब आ गया वो, तब उसने एक ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया। तो उसके बाद कितने 3 ऑक्सीजन बचे, तो उसमें हम 75% सेचूरेशन होगा HB का। तो फुली क्लियर हो गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि हीमोग्लोबिन सेचूरेशन वो 50% कब होता है। तो हीमोग्लोबिन सेचूरेशन 50% कब होता है, तो ये हम इसे ट्रेस करेंगे तो वो आती है अराउंड 27 mmHg। तो PO2 जब 27 mmHg होगा, तब हीमोग्लोबिन सेचूरेशन जो होता है वो होता है 50%। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं P50। कि P50 क्या है? इट इज़ द पार्शियल प्रेशर एट विच देर इज़ 50% सेचूरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच देर इज़ 50% सेचूरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यू याद रखनी है, P50 इट इज़ 27 mmHg। और एट द लेवल ऑफ टिश्यू 40 mmHg, उसमें हीमोग्लोबिन सेचूरेशन वो होता है 75%। अब ये सिग्मोइड कर्व क्यों आता है? तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का, उसको बहुत ही वो डिफ़िकल्ट होता है फॉर हीमोग्लोबिन टू बाइंड। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहला मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का होता है उससे इजीली अटैच नहीं होता, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बार ऑक्सीजन बाइंड हो गया तो फिर बाकी ऑक्सीजन भी, जो बाकी 3 ऑक्सीजन बचे, वो इजीली बाइंड हो जाते हैं। तो इसलिए ये सिग्मोइड कर्व आता है। और अल्टीमेटली फिर सारे साइड्स मतलब ऑक्सीजन सेचूरेशन हो गया तो उसके बाद ये प्लेटू हो जाता है। तो इसलिए सिग्मोइड कर्व आता है, एस शेप। इनिशियली कम होता है, फिर एक बार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो गया तो फिर बाकी 3 भी फटाफट बाइंड हो जाता है और फिर प्लेटू फेस आ जाता है। तो ये था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, या फिर अफिनिटी कह सकते हो, तो वो लंग्स में अलग होती है और टिश्यू में अलग होती है। लंग्स में जो होती है वो अफिनिटी बहुत हाई होती है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और इजीली छोड़ता नहीं है। कि हीमोग्लोबिन लंग्स में इट हैज़ हाई अफिनिटी टू ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पे बाइंडिंग या फिर लोडिंग होता है ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। फिर जब टिश्यू में आता है हीमोग्लोबिन, तब उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, अफिनिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है। लंग्स में हाई अफिनिटी होती है एंड टिश्यू में लो अफिनिटी होती है। तो लंग्स में होता है लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, टिश्यू में होता है रिलीज ऑफ या अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, तो इसमें लेफ्ट शिफ्ट होता है और राइट शिफ्ट होता है। तो कौन से कंडीशन में राइट शिफ्ट होगा और कौन से कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होगा? अब सिंपली देखो लेफ्ट शिफ्ट। अब सिंपली अगर हम देखें पहले लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब वो ईजिली ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करता। तो देखो यहाँ पे अगर बहुत कम प्रेशर होगा तो ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। ये होपफुली क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अगर हम P50 को कंपेयर करें तो लेफ्ट कर्व में P50 कितने आएगा? अराउंड 17 mmHg। कि लेफ्ट कर्व में अराउंड P50 कितना आ रहा है? 17 mmHg। तो जब ये 27 की जगह पे 17, अगर बहुत ज़्यादा कम PO2 होगा तो ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की अफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कि लेफ़्ट शिफ्ट ऑफ ODC जो कर्व, इसमें हाई अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीमोग्लोबिन टाइटली बाइंड्स टू ऑक्सीजन। तो लेफ्ट में हाई अफिनिटी, राइट में लो अफिनिटी। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होता है? जब हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो लो हो गई हो, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट में चला जाता है। तो लो टेम्परेचर हो, कि जब हम एंटार्क्टिका या कोई ठंडे रीजन में चले जाते हैं तो उसमें हमारी मेटाबॉलिज्म वो लो हो जाती है। तो लो टेम्परेचर, हाइपोकार्बिया, देन एल्कलोसिस, के एल्कलोसिस, देन फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज हाई अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड लो अफिनिटी टू 2,3 DPG। ये DPG क्या है वो हम बाद में देखते हैं। फिर स्टोर्ड ब्लड में इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, तो इसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो फिर DPG भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए हाई अफिनिटी होती है। और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड में भी लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ये कंडीशन या कॉजेज याद रखना है: हाइपोकार्बिया, अल्कलोसिस, फीटल हीमोग्लोबिन, स्टोर्ड ब्लड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। इसे कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। कि हाल्डेन इफेक्ट का मतलब होता है लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स। कि यहाँ पे L आ रहा है तो ये होता है इन द लंग्स, जहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लोड करता है, और अनलोडिंग ऑफ CO2 होता है। लंग्स में क्या होता है? हाल्डेन इफेक्ट लंग्स में होता है, इतना याद रखना। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा और CO2 रिलीज़ करेगा। फिर दूसरा होता है बोर इफेक्ट मतलब इसका उल्टा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू। तो R से रिलीज और यहाँ L से लंग।
इसी तरह अगर राइट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे राइट शिफ्ट में अगर हम P50 मेजर करेंगे तो वो आएगा, ये देख सकते हो, ये आ रहा है अराउंड 40 mmHg के। तो जल्दी से ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा हीमोग्लोबिन के। P50 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, 40 mm आ रही थी यहाँ पे। नॉर्मली होती है 27, अगर उससे लो हो जाए तो फिर वो लेफ्ट शिफ्ट है, अगर हाई हो जाए तो फिर वो राइट शिफ्ट है। इतना तो सिंपल हो गया। तो जब भी हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तब ये ग्राफ्ट राइट शिफ्ट में चला जाएगा। इसे कहते हैं डाउन शिफ्ट, कि ये अप शिफ्ट और ये डाउन शिफ्ट के राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व, तो उसे कहते हैं बोर इफेक्ट। डाउन शिफ्ट, इसमें लो अफिनिटी होती है ऑफ हीमोग्लोबिन लूजली बाइंड्स टू ऑक्सीजन। इसके कॉजेज है सारे लेफ्ट शिफ्ट के उल्टे, उसमें लो टेम्परेचर आता है, इसमें हाई टेम्परेचर के गर्मी में, फिर हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, इंक्रीज्ड 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कि 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है इट इज़ अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। हाइपोक्सिया में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है, इसकी वजह से 2,3 DPG इंक्रीज़ होगा बॉडी में, तो उसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो इसलिए राइट शिफ्ट होता है। तो ये याद रखना, इंक्रीज इन 2,3 DPG। फिर हाई अल्टीट्यूड, उसमें हाइपोक्सिया होता है, उसकी वजह से देन एक्सरसाइज, जहाँ पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये कॉजेज याद रखें हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के। एसिडोसिस किस में आएगा? राइट शिफ्ट में। अल्कोलोसिस लेफ्ट शिफ्ट में। इंक्रीज इन 2,3 DPG तो वो आएगा राइट शिफ्ट में। स्टोर्ड ब्लड आएगा वो आएगा इन लेफ्ट शिफ्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा इन लेफ्ट शिफ्ट। हाइपोक्सिया आएगा इन राइट शिफ्ट। शॉर्ट, जब भी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो आएगा राइट शिफ्ट, अगर ऑक्सीजन की कम ज़रूरत हो तो वो आएगा लेफ्ट शिफ्ट। और ये हार्डन इफेक्ट एंड बोर इफेक्ट वो भी बता दिए। हार्डन इफेक्ट लंग्स में होता है, ऑक्सीजन लोडिंग एंड CO2 अनलोडिंग। बोर इफेक्ट टिश्यूज़ में होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कि उसके बाद देखते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट। अब मेजर फॉर्म ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट था वो था बाइकार्बोनेट आयन, कि 70% बाइकार्बोनेट आयन, 30% होता हीमोग्लोबिन, तो उसे हम कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बट मेजर फॉर्म वो है बाइकार्बोनेट आयन। अब होता क्या है, ये हमारा टिश्यू है, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ, वो फिर गया इनटू RBC। इस CO2 फिर वाटर के साथ कंबाइन हुआ, ये वाटर होता ही है, तो वाटर के साथ कंबाइन हुआ, फिर वो कन्वर्ट हुआ इनटू H2CO3, फिर H2CO3 ब्रेक हुआ इनटू H+ एंड HCO3-, बाइकार्बोनेट आयन है H+ आयन। अभी H+ आयन है वो बाइंड कर जाता है विथ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक्ट करता है एज अ बफर, कि H+ आयन वो बाइंड कर जाता है विथ हीमोग्लोबिन, तो ये होता है। उसके बाद H जो बाइकार्बोनेट आयन है वो चला जाता है हमारा इन द प्लाज्मा, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन फिर हमारा चला जाता है इन द प्लाज्मा, और फिर एक नेगेटिव आयन बाहर गया तो फिर दूसरा नेगेटिव आयन अंदर आएगा टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। तो HCO3- बाहर गया तो फिर एक क्लोराइड आयन अंदर आएगा, विच विद द हेल्प ऑफ HCO3Cl बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर, इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना। अब ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में होता कहाँ पे जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और ये RBC भी वहाँ पे चली जाएगी। अभी होगा क्या कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में था वो वापस चला जाएगा इन द RBC, और जो RBC में जो क्लोराइड आयन था वो बाहर आ जाएगा फिर से, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ गया वापस RBC में। अब जो हीमोग्लोबिन H+ आयन था जो कंबाइन थे, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? H+ आयन को भी रिलीज़ कर देगा, तो हीमोग्लोबिन भी फ्री हो गया। अब ये H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन अगेन कंबाइन होंगे H2CO3 एंड उसके बाद H2O एंड CO2 फिर बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर एक्सेल हो जाएगा, और ये जो हीमोग्लोबिन जो फ्री है अभी वो ऑक्सीजन यहाँ से कैरी कर लेगा और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है, इसमें याद रखना है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो बफर एक्ट करता है इन द RBC, हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ बफर। तो ये समझ में आ गया क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है, और क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम है हैमबर्गर फिनोमेना। तो ये था CO2 ट्रांसपोर्ट। ये CO2 डिसोसिएशन का है, ये भी सिमिलर है टू O2 डिसोसिएशन का, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ देख लो। ये कुछ वैल्यू याद रखनी है। तो PO2 एल्वियोलाई में होता है 104 mmHg, PO2 इन द टिश्यू होता है 40 mmHg, ये तो हमने देखा था। अब आर्टीरियल ब्लड में PO2 होता है 95 mmHg, PCO2 वो होता है 40 mmHg इन द आर्टीरियल ब्लड। वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो PO2 होता है वीनस ब्लड में 40 mmHg, PCO2 होता है 46 mmHg। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है सिर्फ। तो ये था डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। जब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वो या तो न्यूरल रेगुलेशन होता है और दूसरा केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन वो होता है फ्रॉम द ब्रेन, और जो सेंटर्स होते हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉन्स एंड मेडुला में। पॉन्स में 2 ग्रुप होते हैं और मेडुला में 3 ग्रुप, कि पॉन्स छोटा वर्ड है तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, मेडुला बड़ा वर्ड है इसमें 3 ग्रुप होते हैं। अब ये है हमारा पॉन्स और ये हमारा मेडुला। पॉन्स में 2 ग्रुप है, मेडुला में 3 ग्रुप है, ये 1, 2 और ये 3। पॉन्स में ये 1 और 2। अब पॉन्स में 2 ग्रुप का उसका नाम है नीमोटैक्सिक सेंटर और एपनोस्टिक सेंटर, कि पॉन्स में जो सेंटर होता है उसका नाम है नीमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनोस्टिक सेंटर। मेडुला में जो 3 ग्रुप है उनका नाम है प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स,
फिर है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के 3 ग्रुप है, प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब सबसे पहले ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का देखते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता क्या है, इट डिक्रीजेस द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सेकेंडरी होता है, लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर का मेन काम होता है डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, और ये करता है बाय इनहिबिटिंग द एपनोस्टिक सेंटर। ओके, ये उसके नीचे जो एपनोस्टिक सेंटर है उसको इनहिबिट करता है। और एपनोस्टिक सेंटर क्या करता है, उसका फंक्शन होता है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये इसको इनहिबिट कर देगा, तो फिर ऑटोमेटिकली डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन वो कम हो जाएगा। तो फुली ये क्लियर होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कम करता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, एपनोस्टिक सेंटर वो इंक्रीज करता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये एपनोस्टिक सेंटर 2 चीज़ों से इनहिबिट हो सकता है, एक तो हो गया ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा है वेगल एफरेंट फ्रॉम द लंग्स। वेगल एफरेंट फ्रॉम द लंग्स, एपनोस्टिक सेंटर इनहिबिट कब हुआ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, दूसरा वेगल एफरेंट फ्रॉम द लंग्स। सपोज अगर टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml है, 500 ml से बहुत ज़्यादा हो गया, लंग एक्सपेंड कर गई, ओवर स्ट्रेच कर गई, तो उस लंग इंजरी हो सकती है। तो वो इंजरी ना हो उसी वजह से ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर और ये वेगल एफरेंट वो इनहिबिट करते हैं एपनोस्टिक सेंटर को, उसकी वजह से फिर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन वो कम होता है। तो ये पॉन्स के बारे में। अब मेडुला के बारे में, मेडुला में पहला है प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। ये प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स ये करवाता है इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये करवाता है इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, सो इट इज़ द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स इट इज़ द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। ये सिग्नल भेजता है फ्रेनिक नर्व को, कि यहाँ ब्रेन में से नीचे जा रही होती है फ्रेनिक नर्व टू द डायफ्राम। तो ये प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल भेजता है टू द फ्रेनिक नर्व और फिर वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और फिर रेस्पिरेशन इनिशिएट होता है। तो ये प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब एक निमोनिक याद रखो, डाइव, DIVE। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। अब हमने देखा था ये एपनोस्टिक सेंटर जो क्या करवाता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है। अब यही एपनोस्टिक सेंटर ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट करेगा और वही फिर इंस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। मतलब ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये इंस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। इट कॉजेस स्टेडी राइज इन द टाइडल वॉल्यूम। स्टेडी राइज इन द टाइडल वॉल्यूम कौन करवाता है, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। फिर एक बार टाइडल वॉल्यूम 500 ml तक पहुंच गया तो फिर यही एपनोस्टिक सेंटर वो इनहिबिट हो जाएगा और ये फिर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप उसको भी इनहिबिट कर देगा, तो फिर एंड ऑफ इंस्पिरेशन होगा। क्लियर इतना। उसके बाद ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब हमारा जो एक्सपिरेशन होता है वो तो पैसिव होता है, उसके लिए कोई भी न्यूरल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम ड्यूरिंग एक्सरसाइज कि ओनली ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये कंट्रोल करता है एक्सपिरेशन को, और उसे हम कहते हैं ओवर ड्राइव फिनोमेना या फिर एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव। कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल्स फोर्सफुल एक्सपिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इट इज़ नोन एज ओवर ड्राइव फिनोमेना या फिर एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव। कि होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। ये 2 पॉन्स के सेंटर, 3 मेडुला के सेंटर, और कौन किसको कंट्रोल करता है वो सब देख लिया हमने। कि एक बार फिर से क्विक रिवीजन, इंस्पिरेशन इनिशिएट कौन करवाता है, प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द मेडुला। कि प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स मेडुला विच इज द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। ये सिग्नल सेंड करता है फ्रेनिक नर्व को, वो फिर डायफ्राम कॉन्टैक्ट करती है और फिर इंस्पिरेशन होता है। एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, फोर्सफुल एक्सपिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इट इज कंट्रोल बाय वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप फिनोमेना उसका नाम है ओवर ड्राइव फिनोमेना या फिर एक्सपिरेटरी रेस्पिरेटरी ड्राइव। कि होपफुली इतना क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, कि प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स जो हमारा पेस मेकर था वो इनवॉलंटरी होता है। मतलब नॉर्मली वैसे ही हमारा रेस्पिरेशन वो चालू ही रहता है, वो इनवॉलंटरी होता है। अब सपोज अगर ये प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हुआ तो फिर रेस्पिरेशन वो वॉलंटरी बन जाएगा। मतलब सब्जेक्ट को या उस बंदे को एफर्ट डालना पड़ेगा फॉर रेस्पिरेशन, वो इनवॉलंटरी नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं ऑनडाइन्स कर्स। ऑनडाइन्स कर्स। तो जब कोई भी पर्सन सो जाएगा तो उसमें रेस्पिरेशन वो बंद हो जाएगा क्योंकि रेस्पिरेशन हैज़ बिकम वॉलंटरी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। तो इसे कहते हैं ऑनडाइन्स कर्स। इसकी ट्रीटमेंट है ड्यूरिंग स्लीप हम देंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो ये चीज़ याद रखिए। इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन कौन कराता है, प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन मेडुला। मेडुला वो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन करता है और पॉन्स जो है वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करता है, मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन हमने देख लिया, ये प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। अब मेंटेनेंस ऑफ इंस्पिरेशन। तो मेंटेनेंस ऑफ इंस्पिरेशन तो वो ये एपनोस्टिक सेंटर कंट्रोल करता है। एपनोस्टिक सेंटर एक्टिवेट करेगा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये फिर स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम करेगा टिल 500 ml। एक बार 500 ml रीच हो गया तो फिर ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड वेगल एफरेंट फ्रॉम द लंग्स ये एपनोस्टिक सेंटर को इनहिबिट करेंगे, तो फिर ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वो भी इनहिबिट हो जाएगा और इसकी वजह से इंस्पिरेशन वो स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन होगा। यही दिया है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ इंस्पिरेशन है, टर्मिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन।
मेंटेन टाइडल वॉल्यूम ऑफ 500 ml। एपनोस्टिक सेंटर वो एक्टिवेट करता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वो फिर रैम्प सिग्नल विच रिजल्ट्स इन स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम टू 500 ml। एक बार 500 ml रीच हो गया तो फिर एपनोस्टिक सेंटर इनिबिट हो जाता है बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड वेगस एफरेंट फ्रॉम द लंग्स, और वो फिर एपनोस्टिक सेंटर इनिबिट करता है फिर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और फिर इंस्पिरेशन का टर्मिनेशन होता है, और एक्सपिरेशन तो वो तो पैसिव प्रोसेस ही है। अब लीजन्स इन द न्यूरल सेंटर, तो 3 लीजन्स हम देखेंगे। पहला लीजन बिलो द मेडुला, फिर दूसरा लीजन एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, तीसरा लीजन इन द मिड पोन्स विथ वेगस कट। पहला लीजन बिलो द मेडुला कि पहला लीजन बिलो द मेडुला, यहाँ पे लीजन होगा तो फिर पूरा जो कनेक्शन था वही कट हो गया, इनिशिएशन मेंटेनेंस रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं होगा, तो इसमें डेथ इज इनअवेलेबल। सर्किट बिटवीन द प्री बॉर्जिंगर न्यूक्लियस एंड द फ्रेनिक नर्व इट इज कट, तो इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन वो स्टॉप हो जाएगा, वॉलंटरी रेस्पिरेशन फिर भी चालू रहेगा, वॉलंटरी रेस्पिरेशन फिर भी चालू रहेगा। हमने देखा था द ऑनडाइन कर्स, इफ दे स्लीप दे डाई, ट्रीटमेंट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्लीप। तो ये लीजन बिलो द मेडुला। उसके बाद लीजन एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, तो रेस्पिरेशन इनिशिएट तो होगा, इनिशिएट कौन कर रहा था मेडुला में, तो रेस्पिरेशन इनिशिएट तो होगा लेकिन मेंटेन या फिर रेगुलेट नहीं होगा, कि इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन वो नॉर्मल रहेगा लेकिन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वो ठीक से नहीं होगा, इट विल लीड टू इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये लीजन एट पोंटो मेडुलरी जंक्शन। तीसरा है लीजन एट द मिड पोन्स विथ वेगस कट, लीजन एट द मिड पोन्स विथ वेगस कट, कि ये अपर पोन्स लोअर पोन्स, यहाँ पे मिड पोन्स में लीजन है अलॉन्ग विथ वेगस कट। अब इसमें होगा क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड ये वेगस एफरेंट फ्रॉम द लंग्स वो एपनोस्टिक सेंटर को इनिबिट नहीं कर पाएंगे, तो एपनोस्टिक सेंटर वो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होगा, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन उसे कहते हैं एपनोसिस, कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होगा उसे हम कहते हैं एपनोसिस। तो इस तरीके का ग्राफ होगा, इस तरह की ब्रीदिंग पैटर्न होगी, एपनोसिस प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन। तो हमने 3 लीजन देख लिए, बिलो द मेडुला उसमें होगा रेस्पिरेशन स्टॉप्स, एट द पोंटो मेडुलर जंक्शन इरेगुलर रेस्पिरेशन, एट मिड पोन्स विद वेगस कट एपनोसिस। इसके बाद पिल्मोनरी रिफ्लेक्स, तो 3 रिफ्लेक्सेस है, सिर्फ नाम याद रखना है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स एंड जे रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ये ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन उसको कंट्रोल करती है, ये सी याद रखना है। हेड पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स वो क्या है, ये ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स करवाता है या फिर इंक्रीज इन द इंस्पिरेशन करवाता है, ये होता है ओनली इन द न्यू बोन्स, क्योंकि जो फ्लूइड होता है लंग्स में वो रिप्लेस हो जाए इनटू एयर इन द लंग्स, कि न्यू बोर्न के लंग्स में इनिशियली फ्लूइड होता है तो फ्लूइड को एयर से रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन होता है या फिर ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होता है, तो इसे कहते हैं हेड पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स, और फिर जे रिफ्लेक्स है बस। उसके बाद अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स देखते हैं। तो पहली है चेन स्टॉक ब्रीथिंग, चेन स्टॉक ब्रीथिंग, इसमें होता क्या है, हाइपर एपनिया फॉलोड बाय एपनिया, फिर हाइपर एपनिया फॉलोड बाय एपनिया, और जो हाइपर एपनिया होता है वो भी ग्रेजुअल हाइपर एपनिया होता है, कि ग्रेजुअल हाइपर एपनिया होता है, फिर एपनिया होता है, और फिर ग्रेजुअल हाइपोपनिया होता है, तो ये चेन स्टॉक्स ब्रीदिंग है। अब हाइपरपनिया होगा तो इसका मतलब इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें CO2 जो भी बॉडी में होगा CO2 वॉश आउट होगा, फिर उसके बाद एपनिया आया तो फिर CO2 बिल्डअप होगा बॉडी में, कि हाइपरपनिया के टाइम में CO2 वॉश आउट होगा बॉडी में से, एपनिया के टाइम में CO2 बिल्डअप होगा इन द बॉडी, और फिर हाइपर एपनिया उसके टाइम में CO2 वॉश आउट, एपनिया में CO2 बिल्डअप। तो इस तरह की ब्रीदिंग पैटर्न होती है। सो इट इज़ सीन इन नॉर्मल ड्यूरिंग स्लीप इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड यूरेमिया, तो याद रखना कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड यूरेमिया में ये चेन स्टॉक्स ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। ग्रेजुअल हाइपरपनिया फॉलोड बाय एपनिया फॉलोड बाय ग्रेजुअल हाइपोपनिया। उसके बाद है बियॉट्स ब्रीथिंग, बियॉट्स ब्रीथिंग ऑल्सो नोन एज एटैक्सिक ब्रीथिंग पैटर्न, इट इज़ अ टाइप ऑफ इरेगुलर ब्रीथिंग। तो इसमें भी हाइपरपनिया होता है लेकिन इरेगुलर होता है, जो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन जो होती है वो इरेगुलर होती है। तो इरेगुलर रेस्पिरेशन हमने कब देखा था, पोंटो मेडुलर जंक्शन लीजन एट द पोंटो मेडुलर जंक्शन, या फिर दूसरा हो सकता है मेनिंजाइटिस। तो ये बियॉट्स ब्रीथिंग। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है वो कुस्मॉल ब्रीथिंग, इट इज सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, मतलब इसमें रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन वो इंक्रीज होगा, देयर इज इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये कुस्मॉल ब्रीथिंग, कुस्मॉल से याद रखना कीटोएसिडोसिस कुस्मॉल ब्रीथिंग, इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। फिर ये एपनोसिस हमने देखा था, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन से कहता है प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाज्म, कब देखने को मिलता है, लीजन इन द मिड पोन्स एंड वेगस कट, डैमेज इन द मिड पोन्स विथ वेगस कट। तो ये अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न होगी, पहले थी चेन स्टॉक ब्रीथिंग, सेकंड ये बियॉट्स ब्रीथिंग विच इज इरेगुलर रेस्पिरेशन फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया, ओके, इरेगुलर रेस्पिरेशन था फॉलोड बाय पीरियड ऑफ एपनिया। फिर ये कुस्मॉल ब्रीथिंग, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, और लास्ट में एपनोसिस। अब देखते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन उसमें कीमो रिसेप्टर होंगे, और ये कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट किससे होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन।
क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन वो स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर। अभी कीमो रिसेप्टर दो जगह पे होता है, एक तो ब्रेन में और एक नेक में। ब्रेन में उन्हें कहते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, नेक में उन्हें कहते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। नेक में ये प्रेजेंट होता है इन द कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी। ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है इन द मेडुला वेंट्रल सरफेस सराउंडिंग द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये लोकेशन हो गई कीमो रिसेप्टर की, ब्रेन एंड नेक में। अभी जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं दे आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड चेंज, दे आर सेंसिटिव टू CO2 चेंज इन द बॉडी। तो CO2 जब भी बॉडी में इंक्रीज होगा तब ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। तो इंक्रीज CO2 से कहते हैं हम हाइपरकार्बिया या इंक्रीज CO2, तभी ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। अब ब्लड वैसा ही है हमारी बॉडी में, CO2 इंक्रीज हुआ, साथ में H+ आयन वो भी इंक्रीज होगा। अब ये H+ आयन वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर वो क्रॉस नहीं कर सकता डायरेक्ट, CO2 वो क्रॉस कर सकता है। तो CO2 क्रॉस करेगा, CO2 H2O के साथ कंबाइन होगा, H2CO3 फॉर्म करेगा, फिर H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होगा, और फिर ये H+ आयन जो है ये स्टिमुलेट करेगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को सराउंडेड बाय CSF। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दे आर स्टिमुलेटेड बाय H+ आयन इन द CSF। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। सेंसिटाइज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन स्टिमुलेटेड बाय H+ आयन। कि इसमें भी वही दिया है जो मैंने अभी बताया, H+ आयन दे स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू CO2 इन द ब्लड बट दे आर स्टिमुलेटेड बाय H+ आयन इन द CSF। उसके बाद पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो जब भी बॉडी में ऑक्सीजन लो होगा, इसे कहते हैं हाइपोक्सिया, तब ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे या स्टिमुलेट होंगे। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो लोकेशन बताई थी कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, वहाँ पे ग्लोमस सेल्स होते हैं, ग्लोमस सेल्स। अब ये ग्लोमस सेल्स में होता क्या है, इनमें पोटेशियम चैनल्स होती है, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होती है। नॉर्मली इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है बाय पोटेशियम इफ्लक्स। अब बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ, सपोज लो ऑक्सीजन हो गया, हाइपोक्सिया हुआ। अब ये हाइपोक्सिया उसकी वजह से ये पोटेशियम चैनल वो इनहिबिट हो जाएगी, तो पोटेशियम इफ्लक्स होना वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम फिर एक्यूमुलेट होगा, फिर मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, तो डीपोलराइज की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होगी, कैल्शियम अंदर आया, जो डोपामिन के वेसिकल्स होते हैं, ओके, यहाँ पे डोपामिन के जो वेसिकल्स होते हैं वो फिर रिलीज होंगे, डोपामिन रिलीज होगा, वो फिर ब्रेन में जाएगा और फिर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा या कीमो रिफ्लेक्स उसको एक्टिवेट करेगा। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। हाइपोक्सिया इट इनहिबिट्स द O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, इंक्रीज इन द पोटेशियम विद इन द ग्लोमस सेल्स, डीपोलराइजेशन, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल, रिलीज ऑफ डोपामिन। सो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज्ड बाय ग्लोमस सेल टू सिग्नल हाइपोक्सिया, तो वो है डोपामिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो यूज हुआ है वो है डोपामिन। अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर CO2 को सेंस करता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर O2 से सेंस होता है। दोनों में अल्टीमेटली सिग्नल जाता है बाद में फिर H+ आयन से। ये तो कॉमन स्टिमुलाई टू एक्टिवेट बोथ द कीमो रिसेप्टर, ये कॉमन स्टिमुलाई टू एक्टिवेट बोथ द कीमो रिसेप्टर, तो वो है इंक्रीज इन द H+ आयन या फॉल इन pH, दूसरा है डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ये कॉमन स्टिमुलाई है टू एक्टिवेट सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एट द सेम टाइम, इंक्रीजिंग H+ आयन या फिर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। कि ये सारी चीज़ें हो गई, इंक्रीज इन CO2, लो ऑक्सीजन, इंक्रीज H+ आयन। इसकी वजह से क्या होगा, एस्फेक्सिया होगा, इसे कहते हैं एस्फेक्सिया। ये फिर स्टिमुलेट करेगा कीमो रिसेप्टर को, ब्रेन में कीमो रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, कि ब्रेन में कीमो रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया, वो फिर क्या करेगा, फाइनल इफेक्ट क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। फाइनल इफेक्ट होगा हमारा हाइपर वेंटिलेशन, जिसमें रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन वो इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से CO2 वॉश आउट होगा, CO2 कम होगा बॉडी में से, H+ आयन वो भी कम होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। तो ये हाइपर वेंटिलेशन होता है अल्टीमेटली कीमो रिफ्लेक्स में। तो ये था पूरा केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद हाइपोक्सिया के बारे में देखते हैं। हाइपोक्सिया का सिंपल मतलब होता है फॉल इन द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। अब ये PO2 क्या होता है, PO2 इज द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नॉट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, इट इज़ द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो 4 टाइप की हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट एंड हिस्टेरोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें हम इन दोनों और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहला हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, इसमें होता क्या है, फॉल इन द PO2 लेवल्स, तो PO2 लेवल्स विच आर डिटरमाइंड बाय डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ही कम होता है, तो ये फिर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ओके, बॉडी में ऑक्सीजन लो हुआ, डिजॉल्व ऑक्सीजन लो हुआ, स्टिमुलेट पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। दिस सीन इन हाई एल्टीट्यूड्स ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन थेरेपी। ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, RBC लो होता है, हीमोग्लोबिन लो होता है, तो फिर हीमोग्लोबिन कैरिंग द ऑक्सीजन वो लो होता है, डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन उससे कोई लेना देना नहीं है, ओनली हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन वो कम होता है। सो डिजॉल्व O2 इट इज़ नॉर्मल, देयरफॉर PO2 इट इज़ नॉर्मल। तो फिर इसमें पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि PO2 वो नॉर्मल था, तो इससे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे। इट इज सीन इन पेशेंट्स विद अनीमिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ये अनीमिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। उसके बाद स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया मतलब स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड होता है इन द टिश्यू, ब्लड जो होता है वो टिश्यू में ज़्यादा देर तक रहता है। इट इज सीन इन इस्केमिक कंडीशन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इस्केमिक हाइपोक्सिया।
अब ये स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ज़्यादा देर तक टिश्यू में रहा तो उसकी वजह से टिश्यू जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा और उसके बाद जो वीनस में जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। आर्टरी में तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वीनस में और कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस जो होता है आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसमें साइनोसिस भी देखने को मिलती है हमें, इसमें साइनोसिस भी देखने को मिलती है इन स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। फिर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक मतलब टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम है, तो टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, कि देयर इज डिफेक्ट इन द O2 यूटिलाइजेशन। इट इज सीन इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो क्या तो कॉज याद रखना है, हाई सबसे पहले तो क्या एंड में लिखेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कॉज इज साइनाइड पॉइजनिंग। इसमें डिफेक्ट होता है इन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। साइनाइड क्या करता है, इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सो टिश्यू कैनॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंटेंट इन द वेन इंक्रीजेस। ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा। तो आर्टरी में जो ऑक्सीजन आ रहा वो ऑलमोस्ट वैसा ही वेन में भी जा रहा है। तो आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस इसमें कम होगा। आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस इसमें कम होगा, किसमें, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर मैक्सिमली स्टिमुलेटेड जो होता है वो होता है इन हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। कि याद रखना है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर मैक्सिमली स्टिमुलेट होता है इन द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो फुली क्लियर हो गए होंगे टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। अब कॉजेज याद रखना है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया सीन इन हाई अल्टीट्यूड, अनीमिक हाइपोक्सिया सीन इन अनीमिक पेशेंट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया सीन इन इस्केमिक कंडीशन, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया सीन इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये याद रखना है। तो ये था पूरा टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया।